शिव भक्त होता है एक्चुअली में, वही उसके स्पर्श से ही ये त्रिशूल हिल सकता है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सगर गांव से हो रही इस ब्लॉग की शुरुआत। तो आपके साथ है आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र रावत। तो यार अभी मैं हूँ सगर गांव में, और ये जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना आप, ये ऊपर अभी पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा गाँव, तो ये सारा का सारा सगर गाँव है। और इधर भी मेरे देख सकते हो, ये सारा का सारा सगर गाँव है। तो यार कल नाइट को मैं यहाँ पर आ गया था, मतलब 7 साढ़े 7 बजे, और थकान बहुत ज़्यादा लग गई क्योंकि अप डाउन एक दिन में किया तो बहुत मुश्किल हो गई थी। और उसके बाद जो बारिश लगी, और सुबह भी बहुत भयंकर वाली बारिश लगी हुई थी, जिसकी वजह से ना मैं फिर सुबह निकलने की वजह से मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं यहीं रुकूंगा आज। तो अभी मैं यहाँ पर गोपेश्वर जा रहा हूँ। गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर में जा रहा हूँ, गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करके आते हैं। क्योंकि अगर कल फिर हम निकलेंगे तो कल हमें यहाँ से कल्पनाथ के लिए 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है, तो गोपीनाथ जी के दर्शन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी मैं खाली हूँ, तो मैं अभी गोपीनाथ जी के दर्शन करता हूँ, 1-2-3 घंटे वहाँ पर लगा के, और दर्शन करने के बाद फिर यहाँ सगर गाँव में वापस आऊँगा। और एक धन्नो अपनी खड़ी है यहाँ पर, उसको लेके चलते हैं फटाफट से, और दर्शन करके आते हैं वहाँ से गोपीनाथ जी के। तो बाकी सारी बातें आपको आगे वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको जो भी है वो सारी की सारी वीडियो मिलती रहेगी। पंडित जी मिलेंगे तो पंडित जी से पूछिए गोपीनाथ जी के बारे में, महत्व तो क्या है उनका, तो उनके बारे में सारी की सारी जानकारी पंडित जी हमें वहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। तो चलो बस शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, और मिलते हैं आपको आगे वीडियो में ही। तो गाइस ये है गोपेश्वर मार्केट कुछ इस तरह से, और अपन को जाना है इधर ऊपर की तरफ। ये नीचे की तरफ क्या होगा इसको बाद में पता करेंगे इसके। ये शायद चमोली वाला रास्ता है, ये देखो आप। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके गोपीनाथ मंदिर में, और ये है यहाँ का फेमस मंदिर। भाई जी ने भी रास्ते में स्कूटी लगा दिया। तो चलो पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद पंडित जी से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे तो लेंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत ही पौराणिक मंदिर है यार, देख सकते हो आप, इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही पौराणिक है, देख सकते हो आप। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस यार यहाँ पर तो पंडित जी तो है नहीं, तो यार ऐसा करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि पंडित जी यहाँ पर है नहीं, तो दूसरा कोई बंदा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो गोपीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, ये शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड है। बस शिव भगवान की यहाँ पर आराधना की जाती है। और जो ट्रैक हमने कल किया रुद्रनाथ जी का, तो शीतकालीन में रुद्रनाथ जी इसी गोपीनाथ मंदिर में यहाँ आते हैं, जैसे कि केदारनाथ वाले ओंकारेश्वर मंदिर में, और मद महेश्वर वाले भगवान जो है महादेव, वो ओंकारेश्वर मंदिर में आते हैं। कहाँ पर? ऊखी मठ में। वैसे रुद्रनाथ भगवान जी इस जगह पे आते हैं शीतकालीन में, इस गोपीनाथ मंदिर में। यहाँ पर एक त्रिशूल लगाया गया है, उस त्रिशूल से भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। और इसमें एक मान्यता ये भी है कि कामदेव की पत्नी रीति ने यहाँ पर तपस्या की थी, और तपस्या करते हुए भगवान शिव जब उनसे प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उनको उनका पति जो है जीवित होने का वरदान दिया था। तो एक कहानी तो ये भी है। दूसरी यहाँ पर जो शिल्प कलाएँ लिखी गई है, शिल्पी लिखी गई है, वो 11वीं सदी के 10वीं या 11वीं सदी की शिल्पी हैं, जो कि यहाँ के गढ़वाल के राजा कत्यूरी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये सारे के सारे यहाँ पर शिल्पियाँ बनी भी गई हैं, वो मैंने आपको वीडियो में आगे बता दी है, ये आप देख लेना वीडियो में,
सारी की सारी शिल्पियाँ मैंने आपको बता दी है, जो कि 10वीं 11वीं सदी की शिल्पियाँ यहाँ पर बनाई गई है। कुछ कुछ और बची है, तो वहाँ पर इन्होंने अलाउ नहीं किया कि उन्होंने कहा वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फ़ोटोग्राफी करना ओनली अलाउ है। तो मैं फ़ोटो के द्वारा आपको उन शिल्पियों को दिखाऊँगा, जिनको आप जो कि 11वीं और 12वीं सदी के कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनाई गई है। तो गाइस, जो आप ये शिल्पें देख रहे हैं ना, ये शिल्पियाँ 11वीं और 12वीं सदी की शिल्पियाँ हैं, जो कि कत्यूरी राजाओं द्वारा इस मंदिर में जब निर्माण हुआ था इस मंदिर का, तो उस समय ये शिल्पियाँ लिखी गई थी। और इन्हीं शिल्पियों के द्वारा मंदिरों का पता लगता है, जैसे कि केदारनाथ का जो मंदिर है वो 12वीं सदी का बना हुआ है, जब जो कि यहाँ के राजाओं ने बनाया था। ये 11वीं सदी की जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस शिल्पियाँ, इनके द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। और इसका जो डिज़ाइन है, ये और मंदिरों से सबसे अलग डिज़ाइन और सबसे बड़ा मंदिर है ये। तो यहाँ पर कुछ शिल्पियाँ दिख रही हैं आपको इस तरह से, ये सारी की सारी शिल्पियाँ कत्यूरी राजाओं के द्वारा जब मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था, तो उस समय की ये सारी की सारी शिल्पियाँ बनाई गई हैं। इस मंदिर में जो गर्भगृह है, उस पे जाने के लिए 24 दरवाजे हैं, जो कि अलग-अलग जगह से जाते हैं। तो गाइस, जो यहाँ पर आप त्रिशूल देख रहे हो, ये त्रिशूल कहा जाता है कि जो शिव भक्त होता है एक्चुअली में, वही इसके स्पर्श से ही ये त्रिशूल हिल सकता है, वरना इसको कोई कितना भी हिला ले वो हिलेगा नहीं। बट यहाँ पर लिख रखा है त्रिशूल को ना हिलाएं, तो लोग आजमाते हैं कि भाई हिलेगा मेरे से, नहीं हिलेगा, तो ये नहीं हिलता है। बल ऐसा कहने का इन लोगों का कहना है यहाँ पर, ये नहीं हिलता है। बट अगर जो सच्चा भक्त होगा उसके स्पर्श से ही, अगर उसने हाथ भी लगा दिया तो ये हिल जाएगा, ऐसे कहा जाता है। तो गाइस, ये है गोपीनाथ मंदिर, और बाकी ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ना, इधर से इधर तक, ये सारा का सारा गोपेश्वर है। ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, बहुत ही मस्त लोकेशन, और बहुत ही प्यारा दिख रहा है गोपेश्वर। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, ये सिटी ना नीट एंड क्लीन है यार। मतलब पॉलीथीन तो जैसे बोलते हैं ना वर्जित है, तो सेम टू सेम यहाँ के लोग उस चीज़ का पालन भी कर रहे हैं। मैं मार्केट तक गया था नीचे, भाई मुझे इतनी नीट एंड क्लीन मार्केट लगी ना, इस चीज़ के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई मार्केट हो सकती है उत्तराखंड में। वो मार्केट यहाँ नीचे मुझे मिली। तो सभी चमोली वासियों के, गोपेश्वर वासियों के लिए मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स। अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन बनाने में जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ऐसा सहयोग हमेशा बनाए रखें इस सिटी को। और वो हमारा तिरंगा लहरा रहा है, गजब। तो चलो फिर चलते हैं यहाँ से आगे। बाकी गोपीनाथ जी के हमने दर्शन कर लिए हैं, और अभी अंदर के दर्शन तो किए नहीं है। अंदर के दर्शन करूँगा मैं कल, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे मैं निकलूँगा तो ये रास्ता यहीं से निकलते हुए हम चमोली के लिए और उर्गम वैली के लिए, कल्पनाथ जी के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो कल बाकी सारा का सारा कल एक्सप्लोर करेंगे। ये है कुछ कुछ हिस्सा उधर भी है गोपेश्वर का, और कुछ हिस्सा इधर है। पर वैली A1 है, वैली है यार, A1 वैली है। सो गाइस, फाइनली यार मैं पहुंच चुका हूं अपने स्टे पे, और ये है मेरा स्टे आज का। इस तरह से मेरा बेड लगा हुआ है, और यहाँ पर जो मेरे साथ भाई है उसका बेड लगा हुआ है यहाँ पर। तो यार, ये जो है होटल का एक उनका अपना रूम है अलग सा। तो होटल तो उधर है जस्ट मेरे राइट साइड पे, और यहाँ पर जो है स्टे है उनका। वो भाई घर नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं। तो कल एक्चुअली मेरी साइकिल किसी और दुकान, किसी और शॉप के अंदर फंस गई थी कि मतलब मैं ज़रा थोड़ा-सा लेट आया, और वो 5 मिनट पहले उन्होंने दुकान बंद करके साइकिल अंदर कर दी। तो भाई से मैंने बात करके भाई ने मेरे को यहाँ रखने के लिए तैयार हुए, और मैं यहाँ रहा फिर कल नाइट को। तो सुबह बारिश भी तेज़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। वैसे भी मेरी इच्छा नहीं कर रही थी कि मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि यार थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी कल।
क्योंकि 18 20 60 40 किलोमीटर अप डाउन किया और अप डाउन करके बहुत हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे ही मेरी मधमहेश्वर में हुई थी। तो ट्रिप बहुत ही गजब की रही, बहुत ही मस्त वाली रही। ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे भी ट्रैक कर सकता हूँ यार। मतलब 40-40 किलोमीटर अप डाउन करना कोई मतलब हल्का काम नहीं है। बहुत मतलब आधे से ज़्यादा यात्री अगर दूसरे ट्रैक पे कर भी दे अप डाउन, पर ये जो रुद्रनाथ का ट्रैक है ना, इस पे तो मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कि आप अप डाउन करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। और हम पहाड़ियों को तो रिस्क लेना पसंद है, इसलिए हमने लिया। बट आप कोई ना लें, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड से बाहर हो और ट्रैक आप करते नहीं हो, तो भाई आपके लिए बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं है ये ट्रैक करना कि आप इसे एक दिन में आराम से अप डाउन कर दो। क्योंकि 12 घंटे तो मुझे भी लगे हैं अप डाउन करने में। तो आप अगर नए ट्रैकर हो, अब मेरी स्पीड क्या थी वो मुझे ही पता है। मैं पर हावर 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था जब मैंने अपना मेन ट्रैक स्टार्ट किया, जो कि यहाँ ऊपर पुंग वैली से स्टार्ट होता है, पुंग बुग्याल से स्टार्ट होता है। तो सोचो वहाँ से मैंने जो कम से कम मेरा था 5 किलोमीटर के समथिंग हॉट ट्रैक था मेरा, 15 किलोमीटर का समथिंग और था। तो जिनको मैंने 3 घंटे में कंप्लीट करना था, बाकी मैंने 4 घंटे में किया। मतलब आप समझ सकते हो 15 किलोमीटर मैंने 4 घंटे में किया, तो आप लगा लो कि मेरा एवरेज क्या रहा होगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो भी चढ़ाई में। तो मैं इस चीज़ के लिए किसी के भी लिए, किसी की चाहे उत्तराखंड का दो, अगर वो ट्रैक के माहिर हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी यार रिस्क ना लें, बहुत ज़्यादा सांस फूलती है और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो थोड़ा पानी की यहाँ इस रूट पे ज़रा थोड़ा-सा दिक्कत है, तो पानी-पूनी अपने साथ पहले ही, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा लगता है कि यहाँ पर पानी है, तो आप पहले ही पानी भर लें। क्योंकि यहाँ जो हॉट ट्रैक है ना, उनसे ज़रा हार्ड ट्रैक है ये। पानी भी आपको कम मिलेगी, दुकानें आपको कम मिलेंगी। मतलब 3-3 4-4 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक दुकान मिलेगी, 1-2 दुकान मिलेगी, जो जिसमें कि आपको रहने की, खाने की व्यवस्थाएँ मिलती रहेगी। वो आपको 5-5 6-6 किलोमीटर होने के बाद मिलेगी। बाकी मधुमेश्वर में आपको 1-1 2-2 किलोमीटर, केदारनाथ में भी कोई दिक्कत नहीं है और तुंगनाथ में भी कोई दिक्कत नहीं है। कल्पनाथ में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो बाकी ये थी हमारी यहाँ की जर्नी। कल हम यहाँ से कल्पनाथ के लिए निकलेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में हमने जो है गोपेश्वर महादेव के दर्शन करे। और गोपीनाथ जो टेम्पल है वो भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है, मतलब भगवान शिव की यहाँ पे आराधना की जाती है। और रुद्रनाथ जो भगवान जी हैं वो शीतकालीन में इसी मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है? बाकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको गोपीनाथ जी के मंदिर के बारे में दी है, और वो एक्चुअल जानकारी है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। ये सारी जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।